हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। यूट्यूब पर हमारी एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें हमने ये बताया है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का इंट्रोडक्शन है और होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों ही सिस्टम किस तरीके से आते हैं उसको हमने डिस्कस किया है। आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि वहीं पे आपको क्लियर हो पाएगा कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने दो वीडियो में ये समझाया कि होमोजीनियस सिस्टम को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका वर्किंग रूल और उसके कुछ एग्जांपल्स को लिया है। एक वीडियो में हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को उठाया था, उसको सॉल्व किया, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। आप उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, उसका वर्किंग रूल क्या है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। लेकिन अभी कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम को उठाएंगे केवल। इसके बाद एक और वीडियो आपके सामने आएगा, उसमें हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम उठाएंगे। अच्छी प्रॉब्लम होंगी जो एग्जाम में आती हैं, किसी भी कंपटीशन में आप बैठें उसी टाइप की प्रॉब्लम्स हमेशा पूछी जाती हैं कि अगर मान लीजिए आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स आ जाएं तो वेरिएबल की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है कि सिस्टम आपका एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन, या सिस्टम आपका सॉल्यूशन देता ही नहीं है। होमोजीनियस सिस्टम के साथ तो ये होता है कि सॉल्यूशन कंसिस्ट ही करता है, सॉल्यूशन आता ही है, या तो वो यूनिक आता है या तो इनफाइनाइट आता है। लेकिन जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी आते हैं और कुछ कंडीशंस ऐसी भी आ जाती हैं कि सिस्टम का सॉल्यूशन आता ही नहीं है। तो अभी हम यही समझते हैं इस सिस्टम को कि कैसे हम इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। पहले उसका वर्किंग रूल डिस्कस करेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम का और उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर हम इसका वर्किंग रूल देखें तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस in the form ax equals to b and b not equals to 0। पहले ऐसा नहीं होता था, होमोजीनियस में b 0 के बराबर होता था, लेकिन यहाँ पे चूंकि b नॉट इक्वल टू 0 है तो ये सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। इसका वर्किंग रूल समझते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है। स्टेप नंबर 1, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब 6, 7, 8 क्लास में आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे साइमल्टेनियस इक्वेशन, वहीं से आप पढ़ते आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हमने सब कुछ बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। जब आप उसको सॉल्व करते थे तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब दोनों ही इक्वेशन, जितनी इक्वेशंस आपके पास होती थी, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ही चेंजेस करते थे। इसका मतलब होमोजीनियस इक्वेशन में तो चूंकि 0 होता था तो उस ऑपरेशन के बारे में हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन चूंकि अब बराबर वाला पार्ट जो बी वाला पार्ट होगा वो भी सिस्टम में है और वो नॉन जीरो होगा, वहां कोई नॉन जीरो नंबर आएगा। तो जब हम इक्वेशंस में किसी नंबर का मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों से ही उसको सॉल्व किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना है आपको स्टेप नंबर 1 में, कंसीडर आर्गुमेंट्री मैट्रिक्स AB। सबसे पहले यहाँ एक मैट्रिक्स बनाई जाती है जिसे आर्गुमेंट्री मैट्रिक्स कहा जाता है, उसे हम AB कहते हैं। इस AB का मतलब ये है कि ये A मैट्रिक्स होगी, ये B वाला पार्ट होगा, बीच में एक डॉटेड लाइन डाली गई है, ये आर्गुमेंट्री मैट्रिक्स कहलाती है। इधर A चल रहा होगा, इधर B चल रहा होगा। B मतलब मुझे उसको भी ऑपरेट करना है, क्योंकि वो नॉन जीरो है, तो मैं इस सिस्टम की रैंक पता करता हूं। तो सबसे पहले मुझे कंसीडर करना पड़ेगा या डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरी मैट्रिक्स A आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स B है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है। स्टेप नंबर 2, फाइंड द रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स AB एंड A। मैट्रिक्स A की भी रैंक पता करनी है और मैट्रिक्स AB की रैंक पता करनी है। अब स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि मुझे 2 बार मैट्रिक्स की रैंक पता करनी पड़ेगी, नहीं, एक सिस्टम होगा, उसी एक सिस्टम में दोनों रैंक एक साथ दिखाई दे जाएंगी। अगर मुझे केवल A की रैंक पता करनी है तो मैं इस जो मैंने लाइन डाली है डॉटेड लाइन,
उससे जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो आपको ए मैट्रिक्स की रैंक देगा और पूरा सिस्टम आपको ए बी मैट्रिक्स मतलब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक देगा। तो दोनों रैंक आपको एक बार में ही पता चल जाएगी। तो दोनों रैंक पता करेंगे। इफ रैंक ऑफ ए बी, जो आपकी ए बी मैट्रिक्स है, जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, अगर उसकी रैंक और रैंक ऑफ ए दोनों इक्वल हो जाएं, सॉल्यूशन कंसिस्ट। इसका मतलब है सॉल्यूशन कंसिस्ट, यानी सिस्टम का सॉल्यूशन आएगा। अब अगर उस सिस्टम का सॉल्यूशन आएगा तो सॉल्यूशन दो तरीके का होता है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब स्टूडेंट हमें ये बात तो समझ में आ गई कि सिस्टम का सॉल्यूशन केवल और केवल तभी आता है जब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी और ए मैट्रिक्स दोनों की रैंक बराबर आ जाती है। अगर दोनों की रैंक बराबर आती है तो सॉल्यूशन कंसिस्ट करेगा, सॉल्यूशन आएगा। लेकिन सॉल्यूशन दो तरीके का आता है, या तो यूनिक आएगा या तो इनफाइनाइट आएगा। अब यूनिक सॉल्यूशन होने की क्या कंडीशन है उसको समझते हैं। यूनिक सॉल्यूशन होने की क्या कंडीशन है? यूनिक सॉल्यूशन होने की कंडीशन है इफ रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स। अगर अननोन्स की संख्या, जितने वेरिएबल जिनकी आपको वैल्यू पता करनी है, जितने अननोन्स हैं उनकी संख्या, उनकी नंबर, मैट्रिक्स की रैंक तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं, द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। इस सिस्टम को, सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी इसका मतलब क्या है? केवल एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो इस सिस्टम को, जो ax इक्वल्स टू b है, वो सेटिस्फाई करेगी। केवल एक वैल्यू होगी। इनफिनिट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इफ रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। यानी कि हमने समझ लिया कि दोनों की रैंक तो बराबर हो, चूंकि सॉल्यूशन तो कंसिस्ट तभी करता है जब दोनों की रैंक बराबर होती है। तो दोनों की रैंक बराबर हो और नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा हो, तो फिर नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा होने से, रैंक कम होने से सिस्टम का सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ जाता है। यानी एक से ज्यादा वैल्यू होती हैं जो हमारे सिस्टम ax इक्वल्स टू b को कंप्लीटली सेटिस्फाई करती हैं। तो जब भी हमें ये सॉल्यूशन पता करना होगा तो इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस सिस्टम के लिए क्या करना होगा? दोनों का डिफरेंस पता करेंगे। डिफरेंस बिटवीन अननोन्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की रैंक और अननोन्स की संख्या में डिफरेंस पता करेंगे। अगर वो डिफरेंस 1 आया तो 1 फ्री वेरिएबल कंटेनिंग इन द सिस्टम, यानी एक फ्री वेरिएबल है और उसको किसी कांस्टेंट के बराबर लेट कर लेते हैं। हमने होमोजेनियस इक्वेशन में भी पढ़ा है। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 ये है कि मान लीजिए रैंक ऑफ ए बी बराबर नहीं आया रैंक ऑफ ए के। अगर दोनों की रैंक बराबर नहीं आई तो इसका मतलब ये हो जाता है द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, यानी उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। स्टूडेंट यहां पे हमें एक बात समझ में आ गई है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स का सिस्टम है ax इक्वल्स टू b, लीनियर ऑफ इक्वेशन का एक सिस्टम है। उसमें से एक मैट्रिक्स मेरे पास a है, एक मैट्रिक्स मेरे पास b है, x भी एक मैट्रिक्स है जो अननोन्स की है। a और b से मैं पहले एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को डिफाइन करूंगा, कंसीडर करूंगा। जब ये मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगी
तो मैं इस मैट्रिक्स की रैंक पता करूंगा, जिससे ए बी और ए दोनों की ही रैंक मुझे पता चल जाएंगी। दोनों की रैंक पता करने से अगर दोनों की रैंक बराबर आ जाती है तो सिस्टम का सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है। अगर सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है तो वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो वो इनफाइनाइट होगा। अगर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है तो दोनों रैंक और अननोन्स की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक हो जाता है, मतलब एक वैल्यू होती है जो हमारे सिस्टम को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर देती है। अगर मान लीजिए रैंक कम रह गई और अननोन्स की संख्या ज्यादा हो जाती है तो सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इनफाइनाइट वैल्यू होती है जो सिस्टम को एक से ज्यादा वैल्यू होती है जो सिस्टम को कंप्लीटली सेटिस्फाई करती हैं। अगर दोनों ही कंडीशंस नहीं होती है, मतलब दोनों की रैंक आपस में बराबर नहीं होती, तो इसका मतलब स्टेप नंबर 3 मैंने कहा कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो सिस्टम है नो सॉल्यूशन। और अगर सिस्टम नो सॉल्यूशन है तो इसे हम इनकंसिस्ट भी कहते हैं, यानी सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं आएगा। सिस्टम का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, मतलब कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो उस सिस्टम को कंप्लीटली सेटिस्फाई करे। यह इसका मीनिंग ये हो जाता है। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। कंडीशंस अभी यही रखता हूं ताकि हम वहां एक बार समझ पाएं कि क्या उसमें कंडीशंस आई हैं और आगे उसको समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y plus z equals to 9, 2x plus y minus z equals to 0 और 2x plus 5y plus 7z equals to 52। मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, द सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड इन ax इक्वल्स टू b। पहले मैं इस सिस्टम को ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। a x b कोफिशिएंट 1 1 1 2 1 माइनस 1 2 5 7 x y z 9 0 52। अगर हम इस सिस्टम को देखें तो इस सिस्टम में एक इक्वेशन में जीरो है, बाकी दो में नॉन जीरो है। कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सिस्टम है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, डिफाइन आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। सबसे पहले मुझे एक ए बी डिफाइन करना होगा। तो ए बी इक्वल्स टू क्या है उसको एक बार समझ लेते हैं। 1 1 1 2 1 माइनस 1 2 5 7 और साथ में जो कि मुझे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना रहा हूं तो 9 0 और 52। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गई है। तो यहां पर मैंने जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाई है वो इस तरीके से बनाई। अब मुझे चूंकि इन दोनों को जीरो बनाना है तो इन दोनों को जीरो बनाने के लिए R2 को पता करने के लिए R2 माइनस 2R1, R3 को पता करने के लिए R3 माइनस 2R1, यानी मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आ रही है। एक बार समझते हैं कैसे। 1 1 1 9, क्योंकि मैंने पहले कॉलम पहली रो के अंदर कोई चेंज नहीं किया है तो मैंने उसको एच रखा। 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई 2 सब्ट्रैक्शन माइनस 3, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन माइनस 18, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 3, 2 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा सब्ट्रैक्शन 5, 2 से मल्टीप्लाई 18, 52 माइनस, तो 52 माइनस हो जाएगा 34, यानी 52 और 34 हो जाएगा तो दिस इज 34।
तो स्टूडेंट हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गई है। अब मुझे इस एलिमेंट को भी जीरो करना है, तो अगर मुझे इस एलिमेंट को जीरो करना है तो मैं थोड़ा सा ऊपर ही चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि इधर का मैं अभी हटाना नहीं चाहता, वो मुझे अभी उसकी आवश्यकता पड़ेगी, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ पूरा ये। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि अभी मैंने ऊपर ही चेंज कर लिया है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को फिर से देखूंगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन कोड कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, R3 को पता करने के लिए R3 प्लस 2R2 3R2 3R2, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ। पहली रो में तो कोई चेंज नहीं है, उसको तो हमने एज इट इज लिख दिया है, यानी इक्वल्स टू 9 है। दूसरी रो में भी चूंकि चेंज नहीं है तो उसको भी एज इट इज लिख देते हैं, 0 -1 और -3। तीसरी रो में देखें ये 0 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई एडिशन 0 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई -9 और +4 एडिशन, तो यानी -4 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 54 हो गया, और 34 इसमें प्लस करना है तो मतलब माइनस के 20, तो ये हो जाएगा -20। इस तरीके से इक्वेशन आ गई है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन के आई है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि मेरे पास यहाँ दो मैट्रिक्स बन के आ रही हैं। दिस इज मैट्रिक्स ए, एंड जो पूरी मैट्रिक्स है दिस इज ए बी। दोनों की रैंक यहीं से पता चल सकती है। अगर मैं देखूं पूरे सिस्टम के अंदर, अगर देखूं रैंक ऑफ ए बी, अगर मैं ए बी की रैंक देखूं तो ए बी मेरे पास ये पूरी मैट्रिक्स है, उसके अंदर 1 2 एंड 3 नॉन जीरो रो है, मतलब मैट्रिक्स की रैंक 3 है। अगर मैं रैंक ऑफ ए देखूं, रैंक ऑफ ए देखूं तो वो भी मैंने देखा कि इस मैट्रिक्स की रैंक भी 3 आई है, वो भी 3 है, तो इसकी भी रैंक 3 है, इसकी भी रैंक 3 है, तो दोनों की रैंक बराबर आ गई। और जब दोनों की रैंक बराबर आती है, सिंस रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3, तो मैंने ये कहा कि जब बराबर रैंक होती है तो सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है, सॉल्यूशन कंसिस्ट तो स्टूडेंट सॉल्यूशन तो कंसिस्ट कर गया। अब जब सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है तो दो तरीके होते हैं, या तो यूनिक आएगा या तो इनफिनाइट आएगा। तो अब मैं देखता हूं, उसको चेक करता हूं कि क्या कंडीशन है। मुझे नंबर ऑफ अननोन्स देखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ अननोन्स भी मैंने चेक कर लिए, वो भी 3 है, XYZ है, 3 है, तो 3 अननोन्स 3 रैंक, यानी अननोन्स की संख्या और रैंक बराबर आ रही है, यानी सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। द सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट, उसको भी समझ लेते हैं। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है, तो ये -4z है और इक्वल्स टू -20 है। इसका मतलब ये हुआ कि z इक्वल्स टू 5 आएगा। एक वैल्यू मेरे पास आ गई है। अगर मान लीजिए, दिखाई दे रहा है, अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो ये -y माइनस के 3z इक्वल्स टू -18 हो गया। यानी अगर मैं देखूं इसकी वैल्यू क्योंकि मुझे पता है, तो -y और 5 जब मैं यहाँ रखूंगा तो माइनस के 15 इक्वल्स टू -18 हो जाएगा। और जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो -y इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो -3 होगा, यानी y की वैल्यू 3 आ गई है। तो y की वैल्यू भी मुझे पता चल गई। अब मैं अगर ध्यान से देखूं पहली वैल्यू के लिए, तो पहली वैल्यू को भी कैलकुलेट यहाँ कर लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ तो x इक्वल्स टू 9 माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 9 माइनस वाई की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 5 है, यानी 8 और x इक्वल्स टू 1 हो गया।
तो ये वैल्यू मेरे पास x की आ गई है, यानी मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में वैल्यू जो आई है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 5 है। तो तीनों वैल्यू आ गई हैं। सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक आया, और यूनिक होने का मतलब है केवल एक ही वैल्यू है जो सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन समझना होगा सिस्टम को कैसे सेटिस्फाई करती है। एक बार चेक करते हैं स्टूडेंट। तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। x की वैल्यू 1 है, 1, इससे मैंने वैल्यू निकाली, मैं इसमें चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ रखा 1 तो 2 आ गया। मैंने यहाँ रखा y मेरे पास 3 है तो +3 हो गया, माइनस मैंने रखा 5, z मतलब 5 है, इक्वल टू 0, और यहाँ देखा ये 0 है। तो सिस्टम इज सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये है कि आप इस वैल्यू को उसमें रखकर देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू सही है क्या। अगर वो सही आ रही है तो हमने सही सॉल्यूशन बनाया है। और मान लीजिए कहीं पर गलती आ रही है, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो चेक कीजिएगा कहीं पीछे गलती हो गई होगी रैंक निकालने में या इक्वेशन बनाने में, तो आप ध्यान से करके उसको कर सकते हैं। स्टूडेंट एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जो आप 6, 7, 8 क्लास में साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते थे, मैंने कुछ नहीं किया है, केवल अपने सिस्टम को उस फॉर्म में रखा है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रखा है। वहां पर आप ऐसे करते थे कि इक्वेशन में थे 3 वेरिएबल होते थे, तो पहली इक्वेशन को माइनस करके 2 में कन्वर्ट कर लेते थे, इधर भी ऑपरेशन लगता था। फिर उसके बाद आप 2 को 1 में कन्वर्ट कर लेते थे। मैंने भी यही किया है, बस मैंने अपने सिस्टम को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रखा है। अदरवाइज ये कोई अलग मेथड नहीं है, ये वही एलिमिनेशन मेथड है जिसको आपने पहले पढ़ा था। तो हमने केवल उसको सिस्टम में रखा है, लेकिन इसमें अंतर केवल इतना है, वहां आपको केवल और केवल यूनिक सॉल्यूशन मिला करते थे, यहाँ आपको यूनिक और इनफिनिट सॉल्यूशन भी मिलते हैं। मैंने जो क्वेश्चन अभी आपके सामने किया उसमें मेरा एक यूनिक सॉल्यूशन आया है। मैं एक और प्रॉब्लम को चेक करता हूँ, एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ताकि सिस्टम में हम लगा के देखें कि किस तरीके से हम और क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखता हूँ, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार समझिए ध्यान से। कि मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, और वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y plus z equals to 6, 2x minus y plus z equals to 3, 2x plus y plus z equals to 7 और x plus z equals to 4। मेरे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मुझे इसे सॉल्व करना है। अगर स्टूडेंट मैं इस सिस्टम को देखूं तो इस सिस्टम में 4 इक्वेशन हैं, लेकिन वेरिएबल 3 हैं, तो एक अलग से टाइप का है। अगर हम देखें तो हमने ऐसा कहा था कि इक्वेशंस कम और वेरिएबल ज़्यादा हो तो ये साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन इक्वेशंस ज़्यादा हो और वेरिएबल कम हो या नंबर बराबर हो तो ये सॉल्व कर देता है। तो एक बार इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं स्टूडेंट। द सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड इन ax equals to b। पहले हम सिस्टम को ax equals to b की फॉर्म में बना लेते हैं। तो ax equals to b की फॉर्म में बनेगा तो ये a हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो 1 1 1 6 हो जाएगा, 2 -1 1 3 हो जाएगा, 2 1 1 7 हो जाएगा, 1 0 1 4 हो जाएगा, x y हो जाएगा। हमारा सिस्टम कुछ इस तरीके से बन गया है। अब अगर मान लीजिए हमें सिस्टम को सॉल्व करना है, तो इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा आर्गुमेंटरी मैट्रिक्स को ए बी, और वो मैट्रिक्स हो जाएगी 1 2 2 1 1 -1 1 0 1 1 1 1 और बी वाला जो पार्ट है 6 3 7 और 4। तो कुछ इस तरीके से होगा। मुझे इन तीनों को 0 बनाना है, तो R2 को पता करने के लिए R2 माइनस 2R1, R3 को पता करने के लिए R3 माइनस 2R1, R4 को पता करने के लिए R4 माइनस R1। सिस्टम कुछ इस तरीके से बन रहा है।
1 1 1 और 6, 2 माइनस 0, 2 से मल्टीप्लाई माइनस -3, 2 से मल्टीप्लाई माइनस -1, 2 से मल्टीप्लाई 12, 3 माइनस, तो 12 3 माइनस -9 हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन -1, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन -1, 2 से मल्टीप्लाई 12, 7 माइनस -5, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 -2। तो हमारा सिस्टम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर हम इस मैट्रिक्स की रैंक निकालना चाहते हैं तो मुझे इन दोनों को भी 0 बनाना पड़ेगा। तो R3 को पता करने के लिए R3 माइनस R2, बट इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और R4 को पता करने के लिए भी R4 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा। तो जो हमारी इक्वेशन है जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन के आ रही है। पहली रो में कोई चीज नहीं है, उसको एज इट इज कर देता हूँ। दूसरी रो में भी कोई चीज नहीं है, उसको भी एज इट इज कर देता हूँ। तीसरी रो के अंदर 0, 3 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0, 3 से मल्टीप्लाई -3 और +1 -2 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई 27 और -5 तो 22, तो 22 हो जाएगा। और ये 0, ये 3 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन 1 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई -6 एंड सब्ट्रैक्शन यानी +9 तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी इक्वेशंस आ रही है। अब मुझे इसको भी 0 करना है। तो R4 को पता करने के लिए R4 प्लस R2 यानी इसको लेकिन 2 से मल्टीप्लाई, R3 इसको लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो सिस्टम कुछ इस तरीके से बन रहा है 1 1 1 और 6, 0 -3 -1 -9, 0 0 -2 22, 0 0 2 से मल्टीप्लाई एडिशन 0, 2 से मल्टीप्लाई 6 28। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो रैंक ऑफ ए बी है वो 1 2 3 एंड 4। जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है ए बी वो 4 है। लेकिन जो रैंक ऑफ ए है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ये है, ए मैट्रिक्स की रैंक 3 है। क्योंकि ए बी की जो रैंक है वो बराबर नहीं है रैंक ऑफ ए के। द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कब सिस्टम का सॉल्यूशन आता है और कब सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं आता है। स्टूडेंट, अभी जो प्रॉब्लम हमने उठाई है वो एकदम बेसिक प्रॉब्लम थी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम ये प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड करने वाले हैं। अच्छी प्रॉब्लम उठाएंगे जिसमें इक्वेशंस में वेरिएबल आ जाएंगे। अब उन वेरिएबल्स को लेकर के कैसे सॉल्व किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।